कल्पना कीजिए एक ऐसे पिता की जिसके पास क्रिकेट कोचिंग की कोई औपचारिक डिग्री नहीं है जी। और वो अचानक भारतीय वायुसेना की अपनी एक बहुत ही सुरक्षित और सम्मानजनक नौकरी से इस्तीफा दे देता है। अरे बाप रे, मतलब एयरफोर्स की नौकरी छोड़ देना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इतना ही नहीं, वो अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई, मतलब अपना पूरा का पूरा रिटायरमेंट फंड, आगरा में एक कंक्रीट और एक टर्फ पिच बनाने में झोंक देता है। बाहर से देखने पर तो कोई भी इसे एक भयंकर वित्तीय भूल ही कहेगा ना। हाँ एकदम, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर इसे एक डिजास्टर ही मानेगा। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव का विषय यहीं से शुरू होता है। सही बात है। क्योंकि उस पिता के इस तथाकथित खराब फैसले ने भारत को एक ऐसा क्रिकेटर दिया जिसने T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के रिकॉर्ड को अपने नाम किया। वाओ! और आज हम इसी सफर पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हम भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर के उस बहुआयामी सफर का विश्लेषण करेंगे जो सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है। और इसके लिए हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत भी हैं। हाँ, हमने कई समाचार लेखों, साक्षात्कारों, आंकड़ों और एक बहुत ही विस्तृत YouTube वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट के अध्ययन किया है। हमारा मिशन आज सिर्फ कुछ मैचों के स्कोर कार्ड पढ़ना नहीं है। तो फिर हमारा फोकस किस चीज पर रहेगा? हमारा फोकस उस विज्ञान, मनोविज्ञान और रणनीति को समझने पर है। हम देखेंगे कि कैसे अत्यधिक समर्पण, बुनियादी बातों या बेसिक्स की गहरी समझ और सही मेंटोरशिप किसी भी क्षेत्र में सफलता की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर सकती है। मतलब ये सिर्फ खेल के बारे में नहीं है? एकदम सही। अक्सर हम सफलता को एक तैयार इमारत की तरह देखते हैं, लेकिन आज हम उस इमारत की नींव, ईंटों और उस कारीगर की बात करेंगे जिसने इसे खुरदरे हाथों से बनाया है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है, दीपक चाहर का जो करियर ग्राफ है ना, वो कभी भी एक सीधी ऊपर की ओर जाती हुई रेखा नहीं रहा है। हाँ, काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। बिल्कुल। जब हम इन स्रोतों और रिपोर्ट्स का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि उनकी ये यात्रा खेल के मैदान की रणनीतियों, शरीर को तोड़ देने वाली चोटों, खेल मनोविज्ञान और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट व्यापार की दुनिया का एक ऐसा अनूठा मिश्रण है जो अमूमन हर एथलीट की कहानी में देखने को नहीं मिलता। मतलब एक तरह से ये खुद को बार बार गढ़ने की कहानी है। एकदम। यह एक ऐसे इंसान की केस स्टडी है जिसने हर बार विपरीत परिस्थितियों में एक नए अवतार में वापसी की है। तो सफलता के शिखर पर पहुंचने से पहले उस संघर्ष की भट्टी को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, शुरुआत वहीं से होती है। हमारे पास द क्विंट की एक बेहद विस्तृत रिपोर्ट है जो इस नींव के बारे में बात करती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, दीपक के पिता लोकेंद्र सिंह चाहर ने अपने बेटे के सपने के लिए अपना पूरा सुरक्षित जीवन दांव पर लगा दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। एक पिता जिसने खुद कभी पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला, वो अपने बेटे को एक विश्व स्तरीय स्विंग गेंदबाज कैसे बना सकता है? यहीं पर खेल विज्ञान और ऑब्जर्वेशन, मतलब विशुद्ध अवलोकन की ताकत सामने आती है। अच्छा, वो कैसे? स्रोतों से पता चलता है कि उनके पिता ने मैल्कम मार्शल और डेल स्टेन जैसे महान स्विंग गेंदबाजों के वीडियो घंटों तक देखे, और वो सिर्फ उन वीडियो को देखते नहीं थे। तो क्या करते थे? वो उन्हें डिकोड करते थे। मतलब स्विंग गेंदबाजी में सबसे अहम चीज होती है रिस्ट पोजीशन, या गेंद फेंकते समय कलाई की स्थिति। मैंने भी सुना है कि कलाई का सीधा होना बहुत जरूरी है। एकदम सही। अगर कलाई बिल्कुल सीधी और लॉक है तो गेंद की जो सिलाई होती है, जिसे हम सीम कहते हैं, वो एक हवाई जहाज की नाक की तरह सीधी रहती है। ओके। जब वो सीम हवा को चीरती है तो गेंद के दोनों तरफ हवा के दबाव में अंतर पैदा होता है, और यही भौतिक विज्ञान गेंद को हवा में लहराने या स्विंग करने पर मजबूर करता है। अरे बाप रे, मतलब बिना किसी औपचारिक कोचिंग मैनुअल की उन्होंने सब डिकोड कर लिया? हाँ, उनके पिता ने डेल स्टेन की कलाई की इस स्थिति का फ्रेम दर फ्रेम अध्ययन किया और फिर उसे दीपक के अभ्यास में लागू किया। ये तो किसी भी कौशल को हैक करने जैसा है। और जो YouTube स्रोत हमारे पास हैं, उससे एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है। क्या? ये कोई 1 या 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं था, ये 13 से 14 साल की एक खामोश तपस्या थी। 13-14 साल? वाओ! हाँ, उस दौर में कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई भटकाव नहीं था, बस 24 घंटे क्रिकेट का जुनून था। उनके पिता ने उस साक्षात्कार में साफ कहा है कि कभी कभी तो 24 घंटे भी कम लगते थे। मतलब ट्रेनिंग और आराम का एक अंतहीन चक्र चल रहा था। बिल्कुल। ट्रेनिंग, जिम, रिकवरी। द क्विंट की रिपोर्ट के अनुसार 2010-11 में जब दीपक ने अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया,
उससे पहले वे नेट्स में कम से कम 1 लाख गेंदें फेंक चुके थे। वो 1 लाख गेंदों का आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, तो फिर क्या है? ये मसल मेमोरी यानी मांसपेशियों की स्मृति का जीवंत उदाहरण है। देखिए, तेज गेंदबाजी इंसान के शरीर के लिए एक बहुत ही अप्राकृतिक गतिविधि है। हाँ, शरीर पे बहुत जोर पड़ता है। बिल्कुल, एक ही एक्शन को एक ही सीम पोजीशन के साथ बिना थके बार बार दोहराने के लिए दिमाग और शरीर के बीच एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाना पड़ता है जो दबाव में भी ना टूटे। राइट। जब आप 1 लाख बार एक ही काम करते हैं तो आपका शरीर उसे सोचना बंद कर देता है, वो बस उसे ऑटोमेटिकली करने लगता है। और इसी मसल मेमोरी का नतीजा था वो ऐतिहासिक रणजी डेब्यू। एकदम। राजस्थान की तरफ से खेलते हुए 18 साल के दीपक ने हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 10 रन देकर 8 विकेट लिए थे। सिर्फ 10 रन देकर 8 विकेट, क्या बात है। हाँ, और पूरी हैदराबाद की टीम सिर्फ 21 रन पर आउट हो गई थी, जो रणजी इतिहास का सबसे कम स्कोर था। जब हम इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं जहां कोई औपचारिक डिग्री नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ एक विजन है जी, तो ये मुझे व्यापार की दुनिया के एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप जैसा लगता है। बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, ये एक दिलचस्प तुलना है। हाँ, मतलब बूटस्ट्रैप स्टार्टअप वो होता है जहां संस्थापक बिना किसी बाहरी निवेशक के अपनी ही सीमित जमा पूंजी से कंपनी खड़ी करता है। राइट, उन्होंने भी तो अपनी सेविंग्स लगाई थी। बिल्कुल। लोकेंद्र सिंह चाहर उस स्टार्टअप के फाउंडर थे और दीपक चाहर उनका वो प्रोडक्ट जिसे उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया। और उस स्टार्टअप का ये पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था। हाँ। लेकिन जैसा कि हर स्टार्टअप के साथ होता है, सिर्फ एक अच्छे प्रोडक्ट का होना काफी नहीं है। उसे सही बाजार और सही प्रमोटर की जरूरत होती है। एकदम सही। घरेलू क्रिकेट की उस शानदार शुरुआत के बाद चोटों का एक लंबा और थका देने वाला दौर आया। हाँ, वो दौर काफी मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। यहीं से कहानी में प्रवेश होता है एक ऐसे नेतृत्व का जिसने इस तैयार कौशल को एक धारदार हथियार में बदल दिया। हम 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनके जुड़ने की बात कर रहे हैं ना? हाँ, और MS धोनी के प्रभाव की। पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दास गुप्ता ने इसका एक बहुत ही सटीक विश्लेषण दिया है। उन्होंने क्या कहा था? उस समय चेन्नई की टीम में डेथ ओवर्स के विशेषज्ञ ड्वेन ब्रावो नहीं थे। ऐसे में धोनी ने एक युवा दीपक चाहर को सिर्फ पावर प्ले में ही नहीं बल्कि डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी सौंप दी। श्रोताओं की स्पष्टता के लिए इन दोनों रणनीतिक चरणों को समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, समझाइए। पावर प्ले पारी की शुरुआत के वे ओवर होते हैं जहां फील्डिंग की पाबंदियां होती हैं और बल्लेबाज बड़े शॉट मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक स्विंग गेंदबाज का काम नई गेंद से विकेट निकालना होता है। राइट। लेकिन डेथ ओवर्स यानी पारी के अंतिम ओवर एक बिल्कुल अलग तरह का युद्ध क्षेत्र है। वहाँ गेंद पुरानी हो चुकी होती है, स्विंग खत्म हो चुकी होती है और बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने के इरादे से खड़ा होता है। एकदम। वहाँ गेंदबाज को यॉर्कर और गति परिवर्तन जैसी विविधताओं या वेरिएशंस की जरूरत होती है। एक ही गेंदबाज पर इन दोनों विपरीत परिस्थितियों में भरोसा जताना एक बहुत बड़ा जुआ था। और ये जुआ इसलिए खेला गया क्योंकि धोनी ने उस युवा गेंदबाज के कौशल से ज्यादा उसकी सीखने की क्षमता को भांप लिया था। मतलब उनका प्रभाव मानसिक ज्यादा था। हाँ, धोनी का प्रभाव तकनीकी सुधार से कहीं अधिक मनोवैज्ञानिक था। धोनी ये जानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय या IPL के दबाव को कैसे झेलना है, ये कोई जिम में नहीं सिखा सकता। इसे मैदान के बीचों बीच ही सीखना पड़ता है। बिल्कुल। इसी दबाव और सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ही शानदार किस्सा टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख में दर्ज है जिसे पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने साझा किया था। अच्छा, वो IPL 2019 वाला वाकया? हाँ वही। चेन्नई की भयंकर गर्मी में मैच चल रहा था। दीपक चाहर गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने एक नकल बॉल फेंकी। अब नकल बॉल गेंदबाजी की वो चतुर तकनीक है जहां गेंद को उंगलियों के पोरों यानी नकल से पकड़ा जाता है, जिससे गेंद धीमी हो जाती है ना? हाँ, जब गेंद फेंकी जाती है तो बल्लेबाज को लगता है कि ये एक तेज गेंद है, लेकिन हवा में वो बहुत धीमी हो जाती है और बल्लेबाज चकमा खा जाता है। एकदम। लेकिन उस दिन दीपक की वो नकल बॉल सही जगह नहीं गिरी और उस पर बाउंड्री पड़ गई। फिर क्या हुआ? विकेट के पीछे खड़े धोनी उनके पास गए और सख्त लहजे में हिदायत दी कि ये गेंद दोबारा मत फेंकना। दीपक ने हामी भरी। लेकिन उन्होंने फिर से वही गेंद फेंकी ना? हाँ, कुछ ही गेंदों बाद उन्होंने फिर से वही नकल बॉल फेंकने की कोशिश की जो इस बार बल्लेबाज के सिर के ऊपर से निकल गई और वाइड हो गई। अरे बाप रे। इस घटना के बाद धोनी का जो रिएक्शन था
वो नेतृत्व कौशल का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने क्या कहा था? धोनी उनके पास गए और अपनी चिर परिचित मजाकिया लेकिन सख्त शैली में कहा, बेवकूफ तू नहीं मैं हूँ। वाओ। पहलू ये है कि इतनी बड़ी गलती के बावजूद धोनी ने दीपक पर अपना भरोसा रत्ती भर भी कम नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। उसी सीजन में दीपक ने 22 विकेट चटकाए। कई बार धोनी उनसे पारी की शुरुआत में ही पूरे 4 ओवर का कोटा खत्म करवा देते थे, जो एक गेंदबाज पर कप्तान के चरम विश्वास का प्रमाण है। लेकिन यार, यहाँ मैं इस विश्लेषण को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगा। किस तरह की चुनौती? जब भी हम किसी युवा खिलाड़ी की सफलता की बात करते हैं तो अक्सर हम सारा श्रेय कप्तान की जादुई रणनीतियों या मास्टरमाइंड मेंटर को दे देते हैं। हाँ, ऐसा होता तो है। तो क्या किसी खिलाड़ी की सफलता पूरी तरह से उसके मेंटर पर निर्भर करती है? अगर चाहर के भीतर सुधार की वो अदम इच्छा ही नहीं होती, अगर उनके पिता ने 14 साल तक वो मसल मेमोरी विकसित नहीं की होती, तो क्या धोनी की कोई भी रणनीति काम आती? हाँ, मेरा यही सवाल है। ये एक बहुत ही विचारणीय दृष्टिकोण है और इसका उत्तर ये है कि मेंटरशिप हमेशा एक दो तरफा सड़क होती है। मतलब दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल। एक बेहतरीन शिक्षक का ज्ञान तभी काम आता है जब सामने वाला छात्रों से ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। राइट। धोनी ने चाहर को आउटस्विंग डालना या नकल बॉल पकड़ना नहीं सिखाया। वे तकनीकी कौशल तो आगरा की उस कंक्रीट पिच पर पहले ही गढ़े जा चुके थे। तो धोनी ने असल में क्या जोड़ा? धोनी ने जो किया वो था उस हार्डवेयर में एक सही सॉफ्टवेयर डालना। क्या बात है, बहुत सही रूपक है। उन्होंने सिखाया कि किस बल्लेबाज के खिलाफ, किस पिच पर और मैच की किस स्थिति में कौन सा कौशल इस्तेमाल करना है। हाँ, मैच अवेयरनेस। धोनी ने उन्हें वो मानसिकता दी कि मैच को अंत तक कैसे ले जाना है। ये खेल की वो रणनीतिक समझ है जिसने चाहर को सिर्फ एक घरेलू प्रतिभावान खिलाड़ी से एक अंतर्राष्ट्रीय मैच विजेता में तब्दील कर दिया। और उसी रणनीतिक समझ का सबसे बड़ा धमाका दुनिया ने नवंबर 2019 में देखा। वो बांग्लादेश वाला मैच? हाँ, नागपुर का मैदान, सामने बांग्लादेश की टीम। दीपक चाहर ने उस T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो आंकड़े दर्ज किए, वे आज भी एक अचंभे की तरह लगते हैं। 3.2 ओवर में 7 रन देकर 6 विकेट। बिल्कुल। इसी स्पेल में उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बनने का गौरव हासिल किया और अजंता मेंडिस का पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। हाँ। गेंदबाजी में ये उनका चरम था, लेकिन जो बात एक साधारण खिलाड़ी को एक अमूल्य ऑलराउंडर में बदलती है, वो है टीम की जरूरत के समय अपने दूसरे कौशल को सामने लाना। आप उनकी बल्लेबाजी की बात कर रही हैं ना? हाँ, जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ उस दूसरे वनडे को देखना जरूरी है। वो मैच जहां भारत को जीत के लिए 83 रन और चाहिए थे। एकदम। और चोटी के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। हार लगभग तय दिख रही थी। तब दीपक चाहर ने नाबाद 69 रनों की पारी खेली थी। एक बेहद परिपक्व और मैच जिताऊ पारी। नव हिंद टाइम्स के एक इंटरव्यू में दीपक ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उनका कहना था कि जब वे निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आते हैं तो उनका प्राथमिक लक्ष्य शीर्ष क्रम के मुख्य बल्लेबाजों को ये विश्वास दिलाना होता है कि वे पिच पर टिक सकते हैं, ताकि मुख्य बल्लेबाज बिना दबाव के अपना खेल खेल सके। बिल्कुल। ये मानसिकता ही उन्हें खास बनाती है। लेकिन इस पूरी सफलता के पीछे उनका तकनीकी दर्शन क्या है? वे हमेशा बुनियादी बातों पर यानी बेसिक्स पर जोर देते हैं। हाँ, बेसिक्स। वे कहते हैं कि अगर स्विंग गेंदबाज बनना है तो आपकी सीम की स्थिति सबसे अहम है। राइट। अगर गेंद सीम पर नहीं गिरेगी तो भौतिक विज्ञान काम नहीं करेगा और गेंद स्विंग नहीं होगी। और बल्लेबाजी में उनका मंत्र है सीधा और चौड़ा बल्ला चलाना। इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है ना? बिल्कुल। जब आप सीधा बल्ला चलाते हैं तो बल्ले का पूरा चौड़ा हिस्सा गेंद की दिशा में होता है, जिससे गेंद और बल्ले के संपर्क में आने की संभावना अधिकतम हो जाती है। और तिरछा बल्ला चलाने पर गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है। एकदम। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना कुछ हासिल करने के बाद भी आज भी उनके पिता रोज उनसे फोन पर 6-7 मिनट सिर्फ इसी सीधे बल्ले की तकनीक पर बात करते हैं। ये उस नींव की मजबूती को दर्शाता है। अक्सर ये देखने में आता है कि जब इंसान अपने प्रोफेशन में बहुत आगे निकल जाता है तो वो सफलता के लिए कोई जटिल फॉर्मूला या शॉर्टकट खोजने लगता है। हाँ, वो अपनी जड़ों को भूल जाता है। लेकिन दीपक का अपने पिता की कोचिंग और उन बुनियादी सिद्धांतों से लगातार जुड़े रहना ये साबित करता है कि खेल हो या जीवन, जब दबाव बढ़ता है तो सिर्फ आपके बेसिक्स ही आपको बचाते हैं। सही बात है।
लेकिन हर मजबूत इमारत को कभी ना कभी तूफान का सामना करना ही पड़ता है। आप उनके खराब दौर की बात कर रहे हैं? हाँ, दीपक के करियर में भी वो निराशाजनक दौर आया। 2023 और 2024 का वो समय जब चोटों के एक लंबे सिलसिले ने उन्हें जकड़ लिया। और उसी समय उनके पिता की गंभीर बीमारी का व्यक्तिगत संकट भी आ खड़ा हुआ था। बिल्कुल। इन शारीरिक और मानसिक चुनौतियों के कारण उन्हें दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ अहम श्रृंखलाओं से बाहर रहना पड़ा। एक पेशेवर एथलीट के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। जो अपने चरम पर हो उसके लिए खेल के मैदान से बाहर रिहैब यानी रिकवरी की प्रक्रिया में पड़े रहना दुनिया का सबसे बड़ा मानसिक टॉर्चर होता है। एकदम। ये वो मोड़ है जहाँ कई खिलाड़ियों का करियर खत्म हो जाता है। हाँ। लेकिन यहीं पर हमें ये समझना होगा कि एक एथलीट के शरीर का विज्ञान कैसे काम करता है। क्रिक ट्रैकर की एक रिपोर्ट में दीपक के नजरिए को बहुत स्पष्टता से समझाया गया है। वो रिपोर्ट क्या कहती है? एक तेज गेंदबाज के लिए लगातार मैच खेलना शरीर को तोड़ने वाली या कैटाबॉलिक गतिविधि है। कैटाबॉलिक मतलब शरीर घिसता है? हाँ, जब आप 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं तो शरीर के जोड़ और मांसपेशियां चरमरा जाती हैं। राइट। लगातार खेलने के कारण खिलाड़ियों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का समय नहीं मिल पाता, जिससे धीरे धीरे उनकी मूल गति कम होने लगती है। तभी 2018 में उनकी जो गति 140 की थी वो बाद में कम हो गई थी। बिल्कुल। तो उन्होंने उस हताशा भरे रिहैब के समय को अपनी शिकायत का विषय नहीं बनाया। तो उन्होंने क्या किया? इसके बजाय उन्होंने विज्ञान का सहारा लिया। उन्होंने उस समय का उपयोग एनाबॉलिक गतिविधि यानी जिम में अपने शरीर की मांसपेशियों को फिर से बनाने और अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ वापस पाने में किया। ताकि वो फिर से 140 की स्पीड छू सके। हाँ, इतना ही नहीं, चूंकि वे एक नंबर 8 या 9 के बल्लेबाज हैं जिन्हें मैच में सिर्फ 3-4 गेंदें ही खेलने को मिलती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नए शॉट्स विकसित करने पर भी काम किया। ये एक सच्चे पेशेवर की निशानी है जो खाली समय को भी एक हथियार में बदल दे। बिल्कुल। और अब अगर हम वर्तमान परिदृश्य की ओर देखें तो मार्च 2026 में हम एक बहुत ही क्रूर खेल वास्तविकता का सामना करते हैं। हाँ, इंडिया टीवी और खेल नाउ की जो हालिया रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट स्पष्ट करती हैं कि कैसे फ्रेंचाइजी क्रिकेट काम करता है। मतलब मुंबई इंडियंस वाला जो पूरा वाकया हुआ। हाँ, मुंबई इंडियंस ने 2025 में उन्हें 9.25 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी कीमत देकर अपनी टीम में शामिल किया था और 2026 के लिए उन्हें रिटेन भी किया। लेकिन पहले ही मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया ना? बिल्कुल। 2026 के आईपीएल के बिल्कुल पहले मैच में जो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ था, वानखेड़े स्टेडियम की उस पिच पर जहां तेज गेंदबाजों के लिए विशेष रूप से घास छोड़ी गई थी, उन्हें अंतिम एकादश से बाहर रखा गया और उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया। हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि टीम को निचले क्रम में बल्लेबाजी की अतिरिक्त गहराई मिल सके। खेल की अनिश्चितता हमें एक बहुत ही प्रासंगिक रूपक की ओर ले जाती है। कैसा रूपक? एक पेशेवर तेज गेंदबाज के करियर को हम एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या एक डेप्रिशिएटिंग एसेट यानी मूल्य ह्रास वाली संपत्ति की तरह देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि उम्र और चोटों के साथ शरीर की क्षमता कम होना तो तय है। एकदम। जिस तरह व्यापार में जब एक प्रोडक्ट की मांग कम होने लगती है या बाजार में अनिश्चितता आती है, तो एक समझदार व्यवसायी अपने निवेश को डाइवर्सिफाई कर लेता है। मतलब अलग अलग जगह निवेश करता है। बिल्कुल ठीक यही रणनीति दीपक ने मैदान के बाहर अपनाई। जब पिच पर भूमिका अनिश्चित होने लगी तो वे एक एंटरप्रेन्योर बन गए। अरे हाँ, ईटी रिटेल की खबर इस बात की पुष्टि करती है। सितंबर 2023 में दीपक ने अपने पिता के साथ मिलकर D9 स्पोर्ट्स नाम से अपना खुद का स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च किया। ये एक बहुत ही सोची समझी व्यावसायिक चाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार ने इस वेंचर में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उनका टारगेट मार्केट क्या है? उनका व्यावसायिक लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट और केंद्रित है। भारत के उस मध्यम वर्ग को लक्ष्य करना जो अच्छी गुणवत्ता वाले खेल उत्पाद, जूते और हेल्थ सप्लीमेंट्स चाहता है, लेकिन बड़े विदेशी ब्रांड्स की भारी कीमतें नहीं चुका सकता। ये तो बहुत स्मार्ट मूव। हाँ, और अपने सप्लीमेंट्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने वियो लाइव जैसी कंपनी के साथ साझेदारी भी की है। ये कदम उनकी मानसिक मजबूती और दूरदर्शिता को प्रमाणित करता है। एकदम। एक एथलीट का दिमाग हमेशा रणनीतियों और अगले कदम पर काम करता है। दीपक ने समय रहते ये समझ लिया कि क्रिकेट खेलने की एक सीमित उम्र होती है, विशेषकर एक तेज गेंदबाज के लिए जिसका मेडिकल इतिहास चोटों से भरा रहा हो। राइट। अपनी शारीरिक सीमाओं के बीच मैदान पर अपनी उपयोगिता बनाए रखना और उसी समय अपनी ब्रांड वैल्यू का लाभ उठाकर एक ऐसा व्यापार खड़ा करना जहां उनके पिता फिर से उनके साथ मुख्य भूमिका में हों। ये जीवन की दूसरी पारी की एक बेहतरीन शुरुआत है। बिल्कुल।
इस पूरे सफर का निचोड़ अगर एक शब्द में देना हो तो है सीखने वाले की मानसिकता, यानी लर्नर माइंडसेट। हाँ, हमेशा कुछ नया सीखना। जब इंसान खुद को हमेशा एक छात्र मानता है तभी वो प्रगति कर सकता है, चाहे वो अपने पिता के साथ कंक्रीट की पिच पर स्विंग की भौतिकी सीखना हो, या धोनी जैसे दिग्गज से खेल को गहराई तक ले जाने का मनोविज्ञान सीखना हो, या फिर चोटों के बीच अपने शरीर के विज्ञान को समझना और अब व्यापार की जटिलताओं को सीखना हो। बिल्कुल। यह मानसिकता ही सुनिश्चित करती है कि आप हर बदलते दौर और हर नई चुनौती के बीच प्रासंगिक बने रहें। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती और ना ही ये सिर्फ किस्मत का खेल है। एकदम सही। 14 साल की वो खामोश तपस्या, 1 लाख गेंदों का वो मसल मेमोरी अभ्यास और हर बार गिरकर उठने की वो जिद, यही वो नींव है जिस पर रिकॉर्ड्स की इमारत खड़ी होती है। जी। लेकिन आज की इस गहन अध्ययन को समाप्त करने से पहले इस पूरी कहानी से एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल जन्म लेता है। वो क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी समाचार लेख या रिपोर्ट में नहीं लिखा है, बल्कि एक एथलीट के जीवन चक्र से उपजा है। सोचने वाली बात यह है कि जब एक एथलीट का शरीर, जो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है, उम्र या बार बार लगने वाली चोटों के कारण उसका साथ छोड़ना शुरू कर देता है, हाँ। तब क्या उनका वो आक्रामक और तेज रणनीतिक दिमाग, जो मैदान पर दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को मात देता था, उन्हें कॉर्पोरेट और व्यापार की दुनिया का भी चैंपियन बना सकता है? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। क्या खेल के मैदान की वो चतुर रणनीतियां और दबाव झेलने की क्षमता बोर्डरूम की बहरहम लड़ाइयों में भी उतनी ही कारगर साबित होती हैं? इस पे तो काफी लंबी बहस हो सकती है। तो श्रोताओं के लिए ये सोचने और विश्लेषण करने वाली बात है कि खेल और व्यापार के युद्ध क्षेत्र में आखिर कितना अंतर है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। एकदम। एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ फिर से मुलाकात होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।